हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से इस मंच से आपको बेहतर, सरल, तार्किक रूप से प्रश्नों का पिटारा को हल करने के लिए बड़े ही सिंपल तरीके से वो वाक्य को रख रहे हैं, ताकि बेहतर कंसेप्ट के साथ, समझ के साथ आप प्रश्न को हल कर सकें। बीते क्लास में मैंने बतलाया था कि जहांगीर ने 5वें श्री गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिए थे। चलिए उसी कड़ी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र शाहजहां बनता है। शाहजहां इतिहास के पन्नों पर अपनी स्थापत्य प्रेम के लिए, स्थापत्य कला के विकास के लिए याद किया जाता है, या कह सकते हैं इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां ने ही अपनी प्रिय मुमताज महल, अपने प्रिय मुमताज महल की याद में क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। इसके ताजमहल का वास्तुकार कौन था जो उसका डिजाइन को तैयार किया? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का वास्तुकार था। शाहजहां ने ही दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद के अलावा जो है आगरा का किला, आगरा का किला का मोती मस्जिद, आगरा का किला का मोती मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। लाल किला के अंदर इसने दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल इत्यादि का निर्माण करवाया। तो शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का बड़े पैमाने पर विकास हुआ और शाहजहां ने इन तमाम इमारत का निर्माण करवाया। लेकिन शाहजहां के काल में ही काबुल कंधार मुगल के हाथों से निकल गया। मुगल के हाथों से चला गया, उस पर फिर दोबारा मुगल कब्जा नहीं कर सका। शाहजहां जब उसकी तबीयत खराब रहने लगी, बीमार रहने लगा, तब जो है शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने, शाहजहां का बेटा कौन है? औरंगजेब ने अपना तीनों भाई, जिसका नाम था, बड़ा भाई का नाम था दारा शिकोह, शाह सूजा और मुराद, ये तीनों की हत्या कर दिया। इसके लिए इसने उत्तराधिकार का संघर्ष, उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। ये युद्ध जो लड़ा गया उसमें है
हरमत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, ये दोनों युद्ध 1658 में लड़ा गया। फिर ये देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध जो 1659 ईस्वी में लड़ा गया। इसी युद्ध में इसने दारा सिकोह की हत्या कर दिया। चलिए, शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब का यह जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब का 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ। एक बार नहीं, 2 बार। पहली बार दिल्ली, ये आगरा के किला में और दूसरी बार दिल्ली के लाल किला में। पहली बार जो राज्याभिषेक करवाया वह 1658 और दूसरी बार 1659। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर, ये धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाया। धार्मिक कट्टरता की नीति को इसने अपनाया। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति के तहत अकबर के काल से ही दरबार में आयोजित होली, दीपावली जैसे त्योहार को इसने प्रतिबंधित कर दिया। इसने इतिहास लेखन, नौरोज पारसी पर्व, नौरोज, चित्रकला, संगीत, इन तमाम को इसने प्रतिबंधित कर दिया। औरंगजेब ने 1669 में एक बार पुनः हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर, एक बार पुनः जो है हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को इसने दोबारा फिर से लगा दिया। इसके कहने पर ही वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवदास मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर इत्यादि मंदिरों को तोड़वा दिया गया। हाँ, दूसरी तरफ ये हुआ, औरंगजेब के काल में ही मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक फैलाव हुआ। मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक फैलाव औरंगजेब के काल में ही हुआ। धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाते हुए भी हम देखते हैं सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के काल में हुआ। राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार भी औरंगजेब के शासन काल में ही हुआ। औरंगजेब ने
बादशाही मस्जिद और औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा, रबिया दुर्रानी का मकबरा बनवाया, जिसे बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। इसने ही लाहौर का बादशाही मस्जिद और औरंगाबाद में रबिया दुर्रानी का मकबरा या बीबी की मकबरा का भी निर्माण करवाया। औरंगजेब का उत्तराधिकारी औरंगजेब का ये कैसा, चलिए और थोड़ा सा चलिए, औरंगजेब का उत्तराधिकारी बनता है उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाही बेखबर, शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गद्दी पर बैठा जहांदार शाह, इसे जो है लंपट मूर्ख कहा जाता है। उसके बाद गद्दी पर बैठा फर्रुखसियर, जिसे घृणित कायर कहा जाता है। उसके बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे क्या बोलते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला को इसे बोलते हैं, चलिए रंगीला, इसकी उपाधि ही रंगीला है। तो इसके जो उत्तराधिकारी थे बेहद ही कमजोर, राजनीतिक सत्ता का उपभोग करने में अक्षम व्यक्ति रहे। उसमें फर्रुखसियर का जो राज्याभिषेक होता है, इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है, इसका राज्याभिषेक, फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में ही होता है। राज्याभिषेक इसका पटना में होता है। और अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह थे। अब इस मुगल के बीच के थोड़ा सा जो, और दिल्ली सल्तनत में जो कुछ 3-4 क्षेत्रीय राजा हुए, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। सबसे पहले देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था, तब जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। किसकी सहायता से, तो अपना गुरु, इनका नाम था विद्यारायण, तो अपना गुरु विद्यारायण की सहायता से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कब किया, 1336 ईस्वी में किया। उसके पश्चात इसने विजयनगर साम्राज्य में क्रमशः 4 राजवंश रहा। पहला वंश का नाम है संगम वंश, उसके बाद का जो वंश है उसका नाम है शालूब वंश, उसके बाद का जो वंश है उसका नाम है
तुलुब वंश, और उसके बाद जो वंश है उसका नाम है अरबीडू वंश। तो क्रमशः 4 राजवंशों का शासन रहा। संगम वंश के संस्थापक कौन हुए? तो हरिहर और बुक्का। सालू वंश के संस्थापक कौन हैं? तो नरसिंह। नरसिंह सालू। तुलु वंश के संस्थापक कौन हैं? तो वीर नरसिंह। अरबीडू वंश के कौन हैं? तो तिरुमल। इस वंश का, संगम वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक में से है वो है पहला देवराय प्रथम, जिसके काल में निकोली कोंटी, इसको ध्यान रखना है, जिसके काल में निकोली कोंटी भारत आया। राजा दूसरा जो था देवराय द्वितीय, जिसके काल में अरब यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आता है। नरसिंह सालू, उसके बाद इसका बेटा जो है वह जो गद्दी पर बैठा वो होता है नरसा नायक। नरसा नायक का ही बेटा था वीर नरसिंह, जिसने एक अलग वंश की स्थापना किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो था कृष्णदेव राय, जिसका शासन काल है 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक ये शासन। कृष्णदेव राय के ही दरबारी था तेनालीराम। तेनालीराम कृष्णदेव राय का दरबारी था। इसके काल में अष्टदिग्गज के नाम से तेलुगु और कन्नड़ भाषा के 8 विद्वान कवि रहा करते थे, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना गया। इसी वंश का शासक जब रामा राय था, राजा का नाम था रामा राय, प्रधानमंत्री था रामा राय। प्रधानमंत्री जब रामा राय था और राजा था जो यहाँ का वो था सदाशिव। तो सदाशिव के शासन काल में 1565 ईस्वी में राक्षसी टंगरी या ताली कोटा या इसी को बोलते हैं राक्षसी टंगरी का युद्ध लड़ा गया। इसमें विजयनगर का ईंट से ईंट बजा दिया गया, विजयनगर का पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। और इस पर इसका जो ध्वंस होने के बाद एक नई राजवंश की शुरुआत होती है। इसी चलिए आगे अगला जो है वह है बहमनी साम्राज्य। अच्छा, थोड़ा सा और कृष्णदेव राय के शासन काल में इनका पुर्तगालियों के साथ बेहतर संबंध था। पुर्तगाली से बेहतर संबंध था, अच्छा संबंध था। और पुर्तगाली बारबोसा डोमिगोस पायस
बारबोसा डोमिगोस पायस कृष्णदेव राय के काल में भारत आया था। कृष्णदेव राय के काल में ही भारत आया था डोमिगोस बारबोसा। कृष्णदेव राय जो है बाबर का समकालीन था। बाबर का समकालीन था। कृष्णदेव राय बाबर का समकालीन था और बाबर ने इसे कृष्णदेव राय को जो है वो शक्तिशाली शासक बतलाया है। चलिए अगला जो है वो है बहमनी साम्राज्य। पहले एक लाइन और देख लीजिए। ये विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का अवशेष, राजधानी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक में। कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में तुंगभद्रा, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी से कृष्णदेवराय या विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का अवशेष प्राप्त होता है। चलिए अब इसी प्रकार अगला जो आइए वो है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य जब मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल था तब 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन हसन शाह, या उसे पूरा नाम जो लिखता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या इसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू जो है इसने इस वंश की स्थापना किया जब मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली सल्तनत पर राज था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने राजधानी कहाँ बनाया? तो राजधानी थी गुलबर्गा। बाद में इस वंश के शासकों ने गुलबर्गा की जगह जो है बीदर को राजधानी बनाया। पड़ोसी विजयनगर और बहमनी के बीच जो है रायचूर दोआब पर अधिकार को लेकर लगातार संघर्ष हुआ करता था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच रायचूर दोआब को लेकर लगातार कंटिन्यू के साथ संघर्ष हुआ करता था। जब कृष्णदेव राय था तो रायचूर पर कृष्णदेव राय का विजय था। जब महमूद गवां था तो रायचूर दोआब पर महमूद गवां का विजय था। ये बहमनी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो प्रधानमंत्री अर्थात प्रधानमंत्री या वजीर था वो कौन था? ये जो है सबसे था हुआ महमूद गवां। यह जो है वंश का सबसे प्रभावी, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। गुजरात तक के क्षेत्र
गुजरात तक विजय प्राप्त किया। इसने राजधानी बीदर में शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाया, अर्थात शिक्षा का भी प्रेमी था, सैनिक क्षमता में भी यह निपुण हुआ करता था। तो ये इसने बीदर में भी विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाया। लेकिन बहमनी साम्राज्य जो है कालांतर में 5 भागों में बंट गया। कौन कौन भाग था? तो यह जो है पहला बीजापुर, दूसरा अहमदनगर, तीसरा गोलकुंडा, चौथा वरार और 5वां बीदर। ये 5 भागों में बंट गया। बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह जो है उसके काल में राज्य जो है पूरे 5 भागों में विभक्त हो गया। अब बहमनी साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। गोलकुंडा का किला का निर्माण बहमनी साम्राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बीजापुर का गोल गुंबज, बीजापुर का गोल गुंबज ये कौन है? अली आदिल शाह का मकबरा है। अली आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज। इस प्रकार से ये था आपका बहमनी साम्राज्य। अब आइए शेर शाह। जो सूर वंश का संस्थापक था, और ये वंश कब से कब तक चला? तो 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक के काल को इतिहास में सूर वंश के नाम से जाना जाता है। शेर शाह जो है यह द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था। यह द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था शेर शाह। शेर शाह जो है द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक रहा। शेर शाह सासाराम का जागीरदार था। सासाराम बिहार का जमींदार था। शेर शाह ने 1539 चौसा का युद्ध, 1540 कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में किसको पराजित किया? इस दोनों युद्ध में इसने जो है हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं को पराजित कर दिया और इस विजय के पश्चात यह गद्दी पर बैठा। शेर शाह का साल रहा शासनकाल। तो शेर शाह का शासनकाल 1540 से लेकर
1545 ईस्वी तक रहा। इसका जो शासन काल रहा 1540 से 1545 ईस्वी तक। अकबर को शेर शाह का पूर्वगामी कहा जाता है। शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी, अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। अकबर का इसे पूर्वगामी कहा जाता है। शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। जो इसने काम किया उसी काम को अकबर ने आगे बढ़ाया। शेर शाह ने ही बिहार को एक अलग सूबा अर्थात प्रांत, एक अलग सूबा या प्रांत का दर्जा दिया और इसने पटना को, बिहार की राजधानी पटना को बिहार का राजधानी बनाया। बिहार की राजधानी अर्थात पटना का नामकरण जो है शेर शाह के द्वारा ही पटना का नामकरण किया गया, पटना नाम रखा गया। शेर शाह ने चांदी का सिक्का को रुपया के नाम से चलाया। इसका तांबा का सिक्का को दाम के नाम से चलाया। तांबा का सिक्का को इसने दाम के नाम से चलाया। शेर शाह ने ही पहली बार जो है यह डाक प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो शेर शाह ने डाक प्रणाली की शुरुआत की। शेर शाह ही जो है डाक प्रणाली के अलावा इसने और किसकी शुरुआत? इसने ही जीटी रोड, ग्रेन ट्रक रोड, जीटी रोड का निर्माण कहां से कहां तक? पश्चिम बंगाल के सोनारगांव, पश्चिम बंगाल के सोनारगांव से शुरू किया। पश्चिम बंगाल का सोनारगांव से लेकर इसने पेशावर तक जिस सड़क का निर्माण करवाया उसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। उसी को जाना जाता है, जीटी रोड के नाम से उसे जाना जाता है। शेर शाह का दरबारी, शेर शाह का दरबारी कौन था? तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी था जिसने पद्मावत नामक पुस्तक लिखा। पद्मावत नामक पुस्तक को लिखा कौन? तो मलिक जायसी ने, जो शेर शाह का दरबारी था। शेर शाह का मकबरा, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम। अष्टभुजाकार मकबरा है जो एक तालाब के मध्य है। एक तालाब के मध्य में शेर शाह का मकबरा है जो एक तालाब के मध्य में है। शेर शाह का और क्या उपलब्धि रही भाई? शेर शाह ने भूमि की माप करवाया।
भूमि की माप करवाया और भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न, उत्तम, मध्यम और निम्न 3 भागों में बांटा। भूमि की माप करवाते हुए उसे उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि 3 भागों में उसे बांटा और उसके लिए अलग अलग कर का निर्धारण किया। तो शेरशाह ने भूमि की माप करवाते हुए उसे उत्तम, मध्यम और निम्न 3 भागों में बांटा। शेरशाह का उत्तराधिकारी इसका बेटा इस्लाम शाह, इसका बेटा इस्लाम शाह बना और धीरे धीरे फिर 1555 में एक बार पुनः हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने में सफलता प्राप्त किया। अब आइए शिवाजी। शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, पिता शाहजी भोंसले, शाहजी भोंसले थे। शाहजी भोंसले बीजापुर के अधीन, बीजापुर के सामंत थे। बीजापुर के अधीन एक प्रतिष्ठित छोटा सा राजा कह सकते थे। शिवाजी को पिता से पूना की जागीर, इन्हें जो है पूना की जागीर प्राप्त होती है। अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त होती है। शिवाजी के जो गुरु थे वो आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्म के गुरु थे रामदास और राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव। इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास और राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी ने सबसे पहले 18 वर्ष की उम्र में ही 18 वर्ष की अवस्था में 18 वर्ष की अवस्था में शिवाजी क्या करते हैं? 18 वर्ष की अवस्था में सबसे पहले ये तोरना का किला को जीत लेते हैं। 18 वर्ष की अवस्था में तोरना का किला को जीत लेते हैं। उसके पश्चात शिवाजी जो है बीजापुर और मुगलों का 35 किला पर कब्जा कर लेते हैं। 35 किला पर अधिकार कर लिए। बीजापुर और मुगलों का 35 किला पर अधिकार कर लिए। उसके पश्चात क्या होता है? 1659 में शिवाजी ने 1659 में शिवाजी ने बीजापुर का अफजल खां को पराजित किया।
अफजल खां को उसके शिविर में ही पराजित कर दिया। सोलह सौ 63 में शिवाजी ने मुगल का सेनानायक शाइस्ता खां को पराजित कर दिया। 1664 और 1670 में धन प्राप्ति के लिए शिवाजी ने सूरत को लूटा, जहां बड़े पैमाने पर यूरोपीय लोग व्यापार कर रहे होते थे। 1665 में शिवाजी और मुगल सेनानायक सवाई राजा जयसिंह मुगल सेनानायक सवाई राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। जिसमें शिवाजी की हार हुई थी। शिवाजी ने जो है छापामार युद्ध या उसी को बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध की नीति को अपनाए। छिपकर, भूमिगत रहकर छिपकर वार करने की नीति को अपनाए। सोलह सौ 66 में शिवाजी जब सम्मान के शर्त पर आगरा गए, तब इन्हें आगरा का जयपुर महल में बंदी बना लिया गया। लेकिन 1667 में शिवाजी आगरा के किला से भाग गए। आगरा के किला से भागने में सफल रहे। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का किला में वाराणसी का पंडित गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बना?
संभाजी, जो सोलह सौ नवासी संगमेश्वर का युद्ध, संगमेश्वर का युद्ध में 1689 संगमेश्वर का युद्ध में संभाजी किससे हार गए? तो 1689 में संगमेश्वर के युद्ध में संभाजी औरंगजेब से पराजित होते हैं, औरंगजेब से पराजित हो जाते हैं। उसके बाद राजा राम के बाद उसकी विधवा ताराबाई और फिर संभाजी का पुत्र साहू गद्दी पर बैठा। ये अंतिम मराठा राजा रहा, अंतिम मराठा राजा। तो साहू जो है ये अंतिम मराठा राजा हुआ। साहू के काल में अब यहाँ माध्यम है पेशवा का काल। पेशवा का काल, पहला पेशवा जो रहा प्रथम पेशवा कौन है? तो प्रथम पेशवा है बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 ईस्वी तक रहा। इसे क्या कहते हैं? मराठा राज का द्वितीय संस्थापक। मराठा राज का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद पेशवा कौन हुआ? बाजीराव प्रथम। अगला जो पेशवा बना बाजीराव प्रथम, 1720 से लेकर 1740 तक अगला पेशवा रहा बाजीराव प्रथम, जो मुस्लिम महिला मस्तानी से प्रेम के कारण, इतिहास के पन्नों पर इसे याद किया जाता है। यह सबसे शक्तिशाली था। यह जितना पीस था यह सबसे शक्तिशाली पेशवा था। उसके बाद बना बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बना, जो 1740 से 1761 रहा। इसके काल में ही पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया 1761 में। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ। इसमें मराठा का सेनानायक कौन था? तो मराठा सेनानायक कौन थे? इसमें मराठा की ओर से सदाशिव राव भाऊ, ये मराठा की ओर से लड़ रहे थे।
इसमें मराठा का जो तोपखाना विभाग था उसके हेड थे इब्राहिम गार्डी। इब्राहिम गार्दी, उसका हेड कौन है? इब्राहिम गार्डी है। मराठा काल में, शिवाजी के काल में तो शिवाजी के काल में प्रशासन के लिए क्या होता था? अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान होता था और ये दो प्रकार के नए टैक्स लेते थे। एक को बोला गया चौथ और दूसरा को बोला गया सरदेशमुखी। ये दो नया प्रकार के टैक्स लेते थे। चौथ नामक कर था और एक सरदेशमुखी नामक कर। दो प्रकार के नए कर का ये लेन देन करते थे, प्रयोग में लाते थे। अच्छा, अष्ट प्रधान क्या है भाई? शिवाजी का अष्टप्रधान, अष्टप्रधान में कौन कौन है? पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, अमात्य मतलब वित्त मंत्री, सुमंत मतलब विदेश मंत्री, सर ए नौबत मतलब रक्षा मंत्री, शास्त्री मतलब न्याय मंत्री, पंडित राव मतलब धर्म मंत्री, बाकया नबीश मतलब सूचना मंत्री, चिटनिस मतलब सचिव, जो चौथ कर लेते थे उपज का 1/4, उपज का 1/4, यह पड़ोसी राज्य से लिया जाने वाला था। बस पड़ोसी राज्य से सुरक्षा अधिभार, सुरक्षा अधिभार, सरदेशमुखी उपज का 1/10 मराठा से ली जाती थी। मराठा का आंतरिक कर था। इस प्रकार से चौथ और सरदेशमुखी नामक दो नया प्रकार का कर शिवाजी लेते थे। इनकी सहायता के लिए अष्टप्रधान हुआ करता था। यहीं पर आपका मध्यकालीन भारत समाप्त होता है। तो ये मध्यकाल, आपने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ये दो टॉपिक पूरा कर चुके। अब जो अध्ययन करना है वो है आधुनिक भारत।
आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में सबसे पहले देखना यह है कि भारत में विदेशियों का आगमन या विदेशी व्यापारियों का आगमन। विदेशी व्यापारियों का आगमन, आक्रमण नहीं, आगमन। सबसे पहले जो है 1498 में पुर्तगाली आया। उसके बाद चलिए 1596 में और 1602 ईस्वी में, 1596 में डच आया, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1600 में अंग्रेज आया। 1664 में फ्रांसीसी आए। तो ये था विदेशी यात्रियों का आने का क्रम। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आता है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा? तो केरल का कालीकट पहुँचा। केरल का कालीकट पहुँचा, जहाँ का शासक था जमोरी। जहाँ का शासक का नाम था जमोरी। सोलह 1605 ईस्वी में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन आया? तो था अल्मीडा। पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा आया, जिसकी नीति को क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने अपनाया। सोलह 1609 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत आता है। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो है अल्बुकर्क आता है, जिसने 1510 में 1600 लिख दिए हैं। (1505) और 1509।
1510 में पुर्तगालियों ने क्या किया, गोवा पर अधिकार कर लिया। और उसे अपनी राजनीतिक सत्ता का केंद्र बनाया। डच जो है भारत के मसाला व्यापार भारत का मसाला व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। इसका मूल उद्देश्य था भारत के मसाला व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त करना। उसके बाद चलिए अंग्रेज के बारे में तो विस्तार से पढ़ना है, पहले फ्रेंच के बारे में पढ़ लें। फ्रांसीसी 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। 1668 में सबसे पहले इसने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करता है। फैक्ट्री की स्थापना करता है। प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य 3 युद्ध लड़े गए। 3 युद्ध हुआ। वो युद्ध क्या था? उसे कहा गया कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध पहला हुआ 1746 से 1748 तक। 1746 से 1748 तक। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1749 से 1754 और तृतीय लड़ा गया 1756 से 1763। इसे क्या बोलते हैं? सप्त वर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इसी दरमियान जो है 1760 में बांडियावास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर निर्णायक विजय प्राप्त किया। निर्णायक विजय प्राप्त किया और फ्रांसीसी भारत छोड़ने को विवश हो गए।
तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ उसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर अंग्रेज फ्रांस ने अंतिम तौर पर विजय प्राप्त किया। अब आइए अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है। अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया 31 दिसंबर 1600 को। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत जैसे देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए। सोलह 1615 में सर टॉमस रू मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहला फैक्ट्री की स्थापना किया। 1651 में कंपनी ने बंगाल का हुगली में फैक्ट्री की स्थापना किया। 1639 में फैक्ट्री ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किला का निर्माण करवाया। सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किला का निर्माण करवाया। सोलह 1698 में अंग्रेजों को सुतानाती कालीघाट और गोविंदपुर सुतानाती कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हुई और इसी तीनों गांव के पास उसने फोर्ट विलियम नामक किला का निर्माण करवाया। फोर्ट विलियम नामक किला का निर्माण करवाया और इसी किला के चारों ओर ये तीनों गांव और किला के चारों ओर जो है
कलकत्ता नगर की स्थापना। कलकत्ता नगर की स्थापना की गई कब? 1698 में। किसने किया? तो जॉब चारनाड ने किया। ठीक है। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को शाही फरमान के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार का अधिकार जो उसे बंगाल में अलग अलग कालखंड में मिला था उसे स्वीकृति प्रदान कर देता है। तो 1600 से 1700 यहाँ तक अंग्रेज केवल और केवल जो है एक व्यापारी की तरह काम कर रहे हैं। अभी उनकी कोई राजनीतिक तौर पर कहीं कुछ नहीं है। वह केवल और केवल राजनीतिक तौर पर अभी विचारधारा को तैयार कर रहे थे, लेकिन कहीं भी हकीकत में वो उतर नहीं रहा था। सत्रह 1741 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब बना। इसने अंग्रेजों की तुलना किससे किया? तो मधुमक्खी से किया। कहा कि यदि अंग्रेजों को न छेड़ा जाए तो पर्याप्त मात्रा में यह मधु देगा, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर लहूलुहान कर देगा। उसके पश्चात जो है सत्रह 1756 में अली वर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, और इसके काल में ही बंगाल जो है वास्तव में अंग्रेजों के शासन में आने लगा। 1757 में क्या होता है? तो 1757 में पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध में किसने किसने हुआ? तो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध हुआ। इसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ, लॉर्ड क्लाइव को विजय मिली। 1700 इसमें सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो उसका दामाद था मीर जाफर। ये अंग्रेजों से मिला हुआ था। अंग्रेजों से ये मिला हुआ था। जब सेनापति ही मिला हुआ है, जाहिर सी बात है युद्ध क्या होना था। और प्लास्टिक युद्ध में सिराजुद्दौला हारा। उसके बाद जो है मीर जाफर 1757 से 1760 तक मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बना। 1756, 57, 1760 तक रहा। इसने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी दिया।
फिर जो है मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। 1760 से लेकर 1763 तक मीर कासिम रहा। मीर कासिम ने क्या किया, राजधानी मुर्शिदाबाद की जगह इसने मुंगेर को राजधानी बनाया। मुंगेर में और क्या किया, आधुनिक बंदूक की फैक्ट्री, लाइए, बंदूक की आधुनिक बंदूक की फैक्ट्री की भी स्थापना इसने करवाया। आधुनिक बंदूक की फैक्ट्री की स्थापना मुंगेर में इसने करवाया। ये कहाँ गायब हो गया पुल, ये कहाँ गायब रहता है? ठीक है, ठीक है, ठीक। आधुनिक बंदूक की फैक्ट्री की इसने स्थापना करवाया। ठीक है, ठीक है। स्थापना करवाया। 1764 1764 बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम अवध का नवाब शुजा उदौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की सेना को अंग्रेजों की सेना अंग्रेजों की सेना जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, इसने विजय प्राप्त किया और तीनों का तीनों पराजित हो जाता है। इसके बाद जो है 1765 में अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि, इसका परिणाम क्या हुआ, बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। किसने, लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन को लागू करता है। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा, तो 1765 से 1772 तक। इसमें क्या था भाई द्वैध शासन में, कर संग्रह
अर्थात दीवानी अधिकार, ये किसके पास रहा? ये रहा अंग्रेजों के पास। प्रशासनिक अधिकार अर्थात निजामत का अधिकार किसके पास रहा? ये बंगाल का नवाब के पास रहा। बंगाल का नवाब के पास रहा। इसे ही बोलते हैं बंगाल में द्वैध शासन। वारेन हेस्टिंग्स द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत किया और वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो यह हुआ बंगाल का द्वैध शासन। उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल की विजय के बाद जो अन्य क्षेत्र था उस पर विजय प्राप्त करने की नीति पर चला। सबसे पहले देखें आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष, अंग्रेजों ने मैसूर पर जिस प्रकार से विजय प्राप्त किया, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। पहला 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92, चौथा 1799। इसमें हैदर अली और अंग्रेज के मध्य हुआ जो मद्रास की संधि, मद्रास की संधि के साथ युद्ध समाप्त होता है। दूसरा हैदर अली और उसका पुत्र हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ जो मंगलोर की संधि के साथ, मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरा टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ जो श्री रंग पट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। चौथा टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। टीपू सुल्तान जो है यह क्या करता है, तो टीपू सुल्तान श्री रंग पट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में
इसने स्वतंत्रता वृक्ष के नाम से एक वृक्ष लगाया। फ्रांस की सहायता से माहे में बंदरगाह बनवाया। फ्रांस और कुस्तुनतुनिया से राजनीतिक संबंध बनाया, जबकि हैदर अली क्या किया? तो हैदर अली ने फ्रांस की सहायता से डिंडीगुल में शस्त्रागार का निर्माण करवाया। इस प्रकार अंग्रेजों ने 1-2 नहीं बल्कि 4 युद्ध जीत करके निर्णायक तौर पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, क्लास थोड़ा सा रोक दीजिए, ऐसे होइए कि